गाड़ी फिर तैयार है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब हम पहुंचे हैं पूरब में और गाड़ी ने हमें बुलाया है कुशीनगर। वो तो आप जो हमारे साथ बैठे हैं उनको देख के पहचान गए होंगे, कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी। आरपीएन सिंह जी साहब, ये बताइए बीजेपी की गाड़ी में बैठ के कैसा लग रहा है? ये वाली नहीं जिस पे आप सवार हुए हैं? नहीं, व्यक्ति वही हूँ। भारत निर्माण के लिए कोई गाड़ी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और भारत में निर्माण करने के लिए कार्यकर्ता की हैसियत से जो आगे देश को बढ़ा रहा है, उत्तर प्रदेश को बढ़ा रहा है, तो उसमें गर्व महसूस करता हूँ। पर ऐसा क्या खराबी थी पिछली गाड़ी में? साहब, मैं उस पार्टी में मैंने पहले भी कहा था जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया था कि जिस पार्टी में मैंने काम किया और ना तो उस टाइप की पार्टी वो रह गई है, ना तो वो सोच रह गई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मेरे बारे में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने तमाम चीजें कही होंगी, पर ये इशू सिर्फ आरपीएन सिंह का नहीं है या बड़े नेताओं का नहीं है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, जितिन प्रसाद जी हों, अश्विनी कुमार जी हों, अगर आप देखें देश में जो छोटे कार्यकर्ता भी हैं वो धीरे धीरे करके जिन्होंने सेवा इस पार्टी की कई वर्षों तक की है, वो इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। तो एक ना कोई स्ट्रक्चरल आइडियोलॉजिकल संकट अवश्य है। आप हमें जितना कोसना चाहते हैं आप कोसिए, हमें उस पर मैं व्यक्तिगत कभी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। आपको कायर कहा गया? सब मैं इतना ही कहूंगा जिसने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो लोग मुझे इस तरह के शब्द कर रहे हैं उनसे कम से कम मैं 25 साल ज्यादा इस पार्टी में रहा हूं और मेहनत और ईमानदारी इस पार्टी में की है। तो अब इलेक्शन है, कुछ ना कुछ कहना है, तो अब मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो आपने इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी बीजेपी? नहीं सर, मैंने तो पहले उस समय भी कहा था कि जो भी काम दिया जाएगा मैं करूंगा। क्या काम दिया गया आपको? हमें दिया गया है प्रचार करने के लिए इलेक्शन में। हमें दिया गया है कि आप एक वर्कर के जैसे मेहनत करिए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जिताना हर वर्कर का कर्तव्य होता है और वो कर्तव्य कर रहे हैं। तो आप ये काम तो वहां भी कर रहे थे, ये तो काम तो आपको अपने दम पर पार्टी को वोट दिलाने तो आप कांग्रेस को दिला रहे थे, तो काम में फर्क क्या हुआ? नहीं, मैंने जो कहा जिस तरह की वो पार्टी थी और जिस तरह की सोच थी। अब देखिए, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, भविष्य को देखना चाहता हूँ। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखा जाए और आगे उत्तर प्रदेश को। और गर्व है मुझे कि मैं पूर्वांचल से आता हूँ और जिस तरह की योजनाएं जो सपने में हम लोग देखा करते थे, आज हकीकत में आज हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य के लिए बड़ी संकट हुआ करती थी। आज गोरखपुर में एम्स चालू हो गया है। फर्टिलाइजर प्लांट गोरखपुर में था जो 20 सालों से बंद था, आज हमने देखा कि वो चल रहा है। तो इस तरह की जो परियोजनाएं जो हम लोगों ने कल्पना की थी, उनको हकीकत में बदलने के लिए डबल इंजन सरकार ने की। तो आप जब थे और केंद्र में आपकी सरकार थी, आप इतने बड़े मंत्री थे, तब आपने क्यों नहीं करवाया कुछ? हमने, अगर आप देखेंगे जिन सड़कों पे आप हमारे पडरौना पहुंचे हैं, उन सड़कों को ये सब आप सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे? हाँ। तो आपने जो सड़कें देखी होंगी, तो मैंने इस इलाके में जितनी सड़कें हो सकती थी बनाने का प्रयास किया, पर उसको आज उन सड़कों को आज एक्सप्रेसवे में तब्दील किया जा रहा है। तमाम और नेटवर्क पूरे पूर्वांचल में बैठाया जाता है। आजमगढ़ हो, वहाँ जिस तरह की एक्सप्रेसवेज की हम कल्पना करते थे, एक्सप्रेसवे तो हम समझते थे महाराष्ट्र में और गुजरात में और कर्नाटक में ही बन सकते हैं। आज पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे चालू हैं, लोग उस पे चल रहे हैं और तमाम इस तरह की योजनाएं। लोग कहते हैं कि भाई आप तो खुद ही अपने इलाके में सीटें नहीं जितवा पाते थे, तो बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाएंगे और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा?
हाँ सर, अब आपने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश में 32 साल से राजनीति कर रहा हूँ। सब जब मैंने राजनीति में आया था उस समय से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में कभी भी कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने तो विपक्ष की राजनीति की, उसमें हमने अपने आप कुछ लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया कि हम विधायक बने, हम सांसद बने। हमने यहाँ अगल बगल सीटों पे भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास किया, उसमें जीते भी। जब उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जीतते थे तो कुशीनगर जनपद में और भी विधायक जीता करते थे। तो आप मंत्री भी बने, वो जो कहा जाता है ना कि भाई आपको सब कुछ तो दिया कांग्रेस ने। आप उस समय 2004 में जब मंत्रिमंडल मिला तब भी मंत्री बने आप। ये 2009 में मैं मंत्री बना, 2009 में मंत्री बने मैं। हाँ साहब, मैं मंत्री बना तो मैंने उसके लिए काम किया। अब ये कहना कि हमने आपको मंत्री बना दिया, तो जो आदमी 25 साल से मेहनत कर रहा है तो हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन है कि कोई बना नहीं देता है, कोई आदमी भी तो कुछ काम करता है ना। ये कोई राजा नहीं है कि एक दिन उठा के किसी को मंत्री बना दिया। कुछ हमारी भी सेवा और हमारे भी मेहनत पार्टी के लिए रही होगी ना, कि ऐसे ही तो कोई मंत्री बना नहीं देता है। लेकिन आप तो भाई राहुल गांधी की जो क्लोज सर्कल था वो क्या, उनमें कहा जाता था कि आरपीएन सिंह होते हैं। तो राहुल गांधी के क्लोज सर्कल में आप थे, प्रियंका गांधी के साथ आप काम कर रहे थे। बाकी लोगों को तो ये शिकायत रहती है कि उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप तो उन्हीं के लोग थे। नहीं देखिए, अब मैंने पहले भी कहा किशोर जी, अब जो इतिहास हो गया उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपनी बात पहले ही आपसे स्पष्ट कर दी थी और मैंने कहा था अब बीते हुए काल पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, भविष्य पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। निर्माण भविष्य उस तरफ अब है नहीं। अब मैं इस पार्टी में आ गया हूँ और 32 साल में ये ऐसा नहीं हूँ कि हर 5 साल और इलेक्शन लड़ने के लिए और एमएलए का टिकट पाने के लिए और एमपी का टिकट पाने के लिए इस पार्टी से उधर गया। वो ना मेरी कभी सोच रही है। मेरे परिवार ने हमेशा इस इलाके में सेवा की भावना से काम किया है। हमारे परिवार ने यहाँ 1932 में एजुकेशन के लिए हब बनाया था। तो हमारा निर्माण, जो व्यक्ति निर्माण देश का करेगा, पूर्वांचल का करेगा, उसमें हाथ बटाना हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका काफी ये दबदबा माना जाता है, बीजेपी में थे, तो बीजेपी से वो गए तभी आपके लिए जगह बनी, तभी आपको अप्रोच किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सब। हमें तो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत समय से मैं आज भारतीय जनता पार्टी में जब आके पहले बार मैं अपने जनपद में आया था तो एयरपोर्ट से लेके अपने घर पहुंचने में वैसे 1.5-2 घंटे लगते हैं। जो अभूतपूर्व मेरा स्वागत हुआ, तो लोगों की एक मंशा थी कि मैं हमेशा जो मेरे साथ भी लोग थे और जो दूसरे जो आम वोटर था इस जनपद का और बाकी जनपदों के भी, उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में मुझे एंट्री मिली और मैं एक सदस्य बना, तो जिस तरह की खुशी और जिस तरह का लोगों ने मुझे स्नेह दिया, तो मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल ही सही निर्णय लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य से इसका कोई लेना देना नहीं था आपकी एंट्री से। आज ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कितना नुकसान होगा यहाँ पे बीजेपी को? बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, इंडिविजुअल से और विधायकों से और मंत्रियों से बहुत बड़ी पार्टी है। अब विधायक इलेक्शन में लड़ने के जातियों का समीकरण नहीं साहब, इसमें मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर कोई नेता होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके संगठन के नेता, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों के वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर इलेक्शन जीतते हैं और समझते हैं कि वो स्वयं बहुत बड़े नेता हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह का इम्पैक्ट कोई मुझे दिखता नहीं। यानी फिर से वही 300 पार की जो बात हो रही है वो आपको लगता है बड़े आराम से हो जाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि जो भीड़ आ रही है समाजवादी पार्टी के रथ में या अखिलेश जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो जो भीड़ आ रही है वो सबके कुछ नुकसान नहीं होगा उससे? नहीं देखिए सर, जब लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, लोकसभा का चुनाव अभी जो हाल में जो हुआ था,
उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आ रहे थे और विपक्ष के भी नेता आ रहे थे, तो भीड़ तो उसमें भी हो रही थी। और परंतु सीट कितनी भारतीय जनता पार्टी जी? देखिए, अब नेता आता है, कोई भी विधानसभा में, जिला मुख्यालय पे कोई नेता आता है तो आम व्यक्ति भी उनकी बातों को सुनने चले जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो अगर भीड़ देख के ही वोट देख रहे हैं तो इस तरह का माहौल अवश्य नहीं होता है। अब वहाँ आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर लोगों ने बोला भाई इस बार तो 2/3 आरजेडी को वोट मिल रहा है, भीड़ आ रही है। इलेक्शन आया तो गठबंधन की सरकार वहाँ बीजेपी के साथ बनी। ये एक मुद्दा जो हाल के दिनों में पंजाब से उठ के इधर आया, वो जो चन्नी साहब ने कह दिया बाहर वालों के लिए, देखिए मैं इसको बहुत ही गंभीर मानता हूँ। एक जमाने में शिवसेना कहा करती थी कि यूपी के भैया को नहीं आने देंगे, और आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के भैयों को नहीं पंजाब में आने देंगे। इससे दुर्भाग्य, इतना अपमान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जिन्होंने देश बनाया है। आज आप देखिए बड़े बड़े शहर में हमारे यहाँ से लोग जाकर वहाँ मेहनत से किसी भी हिंदुस्तान को बनाने का काम करते हैं। उन्होंने भी पंजाब के अंदर बहुत मेहनत की है, किसानी में पंजाब के बढ़ाने के लिए वहाँ काम किया है। और इस तरह का उत्तर प्रदेश के हो सकता है संगत की शिवसेना के साथ अब कुछ समझौता हो गया है। तो जब वो बोल रहे थे प्रियंका जी वहीं थी। सर मैं बोला, मैं व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आपको लगता है कि उसका कुछ असर यहाँ पर दिखेगा यूपी में? नहीं साहब, एक मानसिकता साफ हो जाती है। एक मानसिकता साफ हो जाती है कि जब इस तरह की बातें होती हैं, आप उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आते हैं और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में वोट मांगती है और वहाँ एक तरह बोलती है, तो ये लोग होशियार हैं साहब। अब लोग समझते हैं कि लोग समझते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं। साफ तौर से पूरा देश जानता है कि कौन क्या कहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। अच्छा, ये पूरा इलाका बीजेपी ने जो अपनी पैड बनाई, वो ब्राह्मण समुदाय को अपनी तरफ करके बनाई और ब्राह्मण लीडर ही बनते चले गए उनके यहाँ से। नहीं सर, मेरा आपसे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जात को ब्रेक किया है सर। उसके साथ ब्राह्मण भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में दलित समुदाय के लोग हैं, उसमें पिछड़े लोग हैं, इसमें भारी मात्रा में पिछड़े लोग इसमें इसके सहयोग कर रहे हैं। इसमें ठाकुर हैं, इसमें श्रीवास्तव हैं, इसमें वैश्य कम्युनिटी के हैं, इसमें मारवाड़ी हैं, इसमें सारे इन्होंने एक जो सबका साथ, सबका विकास, सबका और एक चीज जो सबसे बड़ा नारा हुआ है कि सबका प्रयास। और जो आरोप लगता है कि भाई, आरोप क्या लगता है, वो जो भाषण भी होते हैं फिर कि भाई ये तो पूरा सांप्रदायिकतावाद हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, 80-20 बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम कह रहे हैं 80-20 बीजेपी सपोर्टर और नॉन बीजेपी सपोर्टर है। नहीं, उसमें योगी जी ने साफ तौर से कहा कि हम जो लोग देश के साथ चलना चाहते हैं, किसी 80% लोग जो देश को निर्माण करना चाहते हैं, जो लोग इस उत्तर प्रदेश में दंगे करवाना चाहते हैं, दबंगी करवाना चाहते हैं, बदमाशी करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं चलने चाहते हैं, उनके लिए हम कानून बना के, और देखा है कि शांति क्या है। डर तो नहीं था कोई, ये जो कहते हैं कि साहब ईडी सीबीआई का डर होता है इसलिए लोग नेता लोग ना तो मैं बिजनेस में हूँ, ना तो मेरा कोई इस तरह का काम है कि ईडी और सीबीआई। अब आजकल तो ईडी तो 32 साल तक क्यों नहीं डरा दिया भैया? 32 साल तक तो मैं यहाँ राजनीति कर ही रहा था ना कांग्रेस में, तो काहे नहीं ईडी सीबीआई का करवा दिया? वहाँ पे आपको जैसे झारखंड की भी जिम्मेदारी थी जी। अब झारखंड में जिनके खिलाफ आपने जिम्मेदारी निभाई थी, अब आप उस तरफ हैं, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि जहां आप काम कर रहे थे वहां पे थोड़ी सेंधमारी की जाए। नहीं, मेरे से अभी तक कोई भी चर्चा झारखंड के बारे में हुई नहीं है, तो मैं उस पर चर्चा क्या करूं? क्योंकि वो इल्जाम लगाया ना कि आप पहले से ही कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लगे थे। अब साहब, जब जो आदमी जाता है तो आपके तो तमाम रिपोर्टर झारखंड में भी होंगे और उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं क्या कर रहा था।
अब वो आरोप प्रत्यारोप, पार्टी जब तक मैं पार्टी में था तो बेहतर आदमी था, मुझे श्रेय मिलता था कि झारखंड मेहनत वर्करों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ और गठबंधन की सरकार से मिलकर हमने जिताने का क्या सर श्रेय मुझे ही आप लोग देते थे। हाँ, और अब जैसे पार्टी छोड़ दी मैं ही गिरा रहा हूँ। हमसे बात करने के लिए और इस सफ़र में, अपने चुनावी सफ़र में हमारे साथ इस सफ़र में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरपीएन सिंह साहब। धन्यवाद किशोर जी।